हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास आप सबकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं आप लोगों से यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है और बताने का भी प्रयास करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन जो है उसका मुख्यालय में है, बताइए। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय बताइए कहां पर है। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या आपका स्वीडन या डेनमार्क। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है नीदरलैंड, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करके मत जाइएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपसे यदि छूट गया तो समझ लीजिए नुकसान है आपका। चलिए, पहला ऑप्शन टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति से अनुसरण करते हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है अति मुद्रास्फीति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों इसके सामने आ चुका है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आप सभी लोग दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, हो जाएगा। तो बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अल्प अधिकार की अल्प अधिकार जो है एक सामान्य विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अल्प विक्रेता और अधिक क्रेता आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, निरंकुश, राजतंत्रवादी, लोकतांत्रिक या अधिकारवादी। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, देखिए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है लोकतांत्रिक। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहला ऑप्शन काफी सारे लोग बताए हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी, यह वाक्य किसने कहा है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया और उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, तो ये वाक्य किसने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, जेफरसन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने सन 1774 ईस्वी में कही है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, ये 17वीं सदी की बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, प्रित प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिए, प्रित प्रधान। ठीक है, तो यहाँ पर एक विशिष्ट शब्द है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका प्रयोग जो है दोस्तों समाज विज्ञान और नारीवाद में जो है सामाजिक प्रणाली को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। और इसमें आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो है राजनीतिक नेतृत्व और नैतिक अधिकार,
ठीक है। और सामाजिक विशेष अधिकार जो होते हैं और संपत्ति के स्वामित्व में जो है पुरुष की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है इसमें। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सीधे शब्दों में आप सभी को ध्यान में रखना है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रति प्रधान समाज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमा दान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला परिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग दूसरा वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? परिहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पॉकेट बीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने अनिश्चित काल के लिए बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ठीक है, तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 माह। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सन 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पन समय के रथ की, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को दैमाबाद, जी हाँ दोस्तों दैमाबाद जो है आपका, ये पहले सबसे तो आप सभी को जान लेना चाहिए कि ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दैमाबाद में जो है हड़प्पा संस्कृति के समय की एक रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई। और यह रथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्साइटिंग प्रश्न है। आप सभी को जानना चाहिए कि ये जो रथ है ये 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखिए, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने दैमाबाद बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नील बगान किसानों के जीवन को जो है सुधारने के लिए गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। ये रही छोटी सी इसकी जानकारी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नील बागान किसानों के जीवन को सुधारने के लिए सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने धर्मपाल को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि शिक्षा के केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने सन 783 से 820
के बीच में की थी, जो कि भागलपुर बिहार से रिलेट करता है। चलिए, सभी लोग जानते होंगे भागलपुर बिहार में ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विल्मेट एटली थे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा वाला। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एटना पर्वत, केटू पर्वत और किलिमंजारो पर्वत, ये तीनों कहाँ से रिलेट करते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है। तो केटू पर्वत, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि केटू पर्वत जो है आपका रिलेट करता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केटू पर्वत आपका रिलेट करता है एशिया से, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउंट जो केटू है ये एशिया में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड नंबर पर आती है। और दूसरी ये है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एशिया में है। और एटना पर्वत की बात करें तो ये आपका आएगा दोस्तों सी वाले में, ये यूरोप से रिलेट करता है, ठीक है, जो कि इटली में है। और बात करें यहां पर किलिमंजारो पर्वत की, तो ये आपका अफ्रीका से रिलेट करता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है और टिक कर लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ऐसे प्रश्नों का। चलिए सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को यूराल पर्वत श्रृंखला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर तथा लाल सागर, इन दो जल निकायों को सुएज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। चलिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश की थल सीमा, थल मतलब आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो थल सीमा साझा नहीं करती, थल मतलब जमीन, तो थल सीमा साझा नहीं करती। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चौथे को मध्य प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिहार आपका रिलेट करता है, अन्य देशों से रिलेट करता है, उत्तर प्रदेश भी और जम्मू कश्मीर भी। चलिए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों थल सीमा अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय देशों से रिलेट करती हैं, मतलब इनका थल क्षेत्र उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश चारों तरफ से किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश से नहीं जुड़ा है, मतलब भारत से बाहर नहीं है, ये मध्य में ही है। भारत के नक्शे में भी देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा आपको। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने नहीं बताया है वो लोग पहले बताने का प्रयास करें, फटाफट हर एक व्यक्ति जवाब दे, हर एक बच्चा यहाँ पर बताने का प्रयास करे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने चौथा वाला ऑप्शन बताया चेन्नई पखाना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, वो किस शहर में है? वो है चेन्नई में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका 6.45 मतलब 6.45 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त जो है मानव के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो ये नसें, धमनियां, तंत्रिकाएं या फेफड़े? तो तंत्रिकाएं यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रिसाएं मतलब नसें जो होती है ये आपकी जो है फेफड़ों तक क्या लाते हैं? रक्त को लाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नसें जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है जिसके रक्त जो है गर्म होते हैं। कछुआ, सांप, बंदर, छिपकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी स्तनपायी और पक्षी नियतापी जो है ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। क्या मैंने बताया आपको, सभी स्तनपायी और पक्षी जो होते हैं ये नियतापी मतलब गर्म रक्त वाले, सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो सभी स्तनपायी और पक्षी जो होते हैं ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। जबकि सरीसृप जो होते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, उभयचर, मछली इत्यादि, ये सब शीत रक्त वाले जीव होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो देखा जाए सही ऑप्शन तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला, बंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बंदर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गर्म रक्त वाला जीव है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है, तो बंदर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।